संभल के दंगाइयों का एक एक सच सामने आ रहा है। 3 दिन से जांच में जो बातें पता चल रही हैं वो तो आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि सर्वे के विरोध की आड़ में किस तरह से संभल में हिंसा भड़काई गई। और हमने आपको डे 1 कहा था कि भाई ये सर्वे की लड़ाई नहीं लग रही, ये लग रहा है कि उपचुनाव में जो नतीजे आए हैं उससे एक बड़ी बौखलाहट पैदा हुई है, उसका भी नतीजा हो सकता है। और अब ऐसे ऐसे खुलासे हो रहे हैं कि खुद पुलिस भी हैरान है। कल इन दंगाइयों का पूरा कच्चा चिट्ठा जल्द आ जाएगा, क्योंकि कल रिपोर्ट जमा होनी है और कल जुमे का दिन भी है। तो संभल में क्या कोई नया बवाल करने की तैयारी है, आज आपको यह भी बताऊं। लेकिन साथ में यह भी बताएंगे कि अखिलेश से लेकर ओवैसी तक अब इनके लिए नई टेंशन क्या खड़ी हो गई। क्या अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे वैसा ही मंदिर है जैसा मंदिर होने का दावा संभल में किया गया था? वो कौन से सबूत हैं जो कह रहे हैं कि अजमेर दरगाह के नीचे शिव मंदिर हो सकता है? कोर्ट में ऐसा क्या दिखाया गया कि अजमेर दरगाह पर सुनवाई की अर्जी मान ली गई? आज पाठशाला में आपको एक एक डिटेल बताऊंगा। लेकिन पहले आपको यह बताता हूं कि संभल में क्या हो रहा है। लगातार दंगाइयों की गिरफ्तारी चल रही है और मैंने आपको कल ही कहा था कि योगी का लॉ एंड ऑर्डर का मामला एकदम टाइट है। ये करोगे तो भैया जेल में बैठो। दंगाइयों की पहचान की जा रही है, उनके पोस्टर छपवाए जा रहे हैं, हिंसा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। पुलिस लगातार कह रही है कि संभल में हिंसा सोची समझी साजिश के तहत भड़काई गई और मस्जिद के पास भीड़ हथियार लेकर पहुंची। पुलिस को एक आरोपी के पास से हिंसा वाले दिन की एक ऑडियो क्लिप भी मिली, जिसमें एक शख्स दूसरे से मोबाइल फोन पर बात करता सुनाई दे रहा है और मस्जिद के पास सामान लेकर पहुंचने के लिए कह रहा है। पुलिस को शक है कि ऑडियो में जिस सामान की बात हो रही है वो कुछ और नहीं बल्कि तमंचा है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में अक्सर अपराधी तमंचे के लिए सामान शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। पुलिस को यह ऑडियो पत्थरबाजी के आरोप में गिरफ्तार समीर के फोन से मिला है। पहले आप इस एक्सप्लोसिव ऑडियो का क्लिप सुनिए, फिर आपको संभल में हिंसा वाले दिन हुई फायरिंग पर जो नया खुलासा हुआ है उसके बारे में बताऊं। सामान लगा के लाइए, सामान है किधर? अब यहीं जाओ इस पे। काम मस्जिद से इधर को थोड़ी नहीं माली जा रहा, तरफ को यहाँ पे इधर बैठो, सामान लगा के लाइए, सामान है किधर? अब यहीं जाओ इस पे। काम मस्जिद से इधर को थोड़ी नहीं माली जा रहा, तरफ को यहाँ पे इधर बैठो। इस तरह की ऑडियो क्लिप से लग रहा है कि पूरा प्लान किया गया था संभल में हिंसा फैलाने का। लेकिन जिन्होंने भीड़ को उकसाया, जिन्होंने भीड़ को इकट्ठा किया, जिन्होंने पत्थर और गोली चलाई, वो ज्यादा दिन तक बचकर भाग नहीं सकते। संभल हिंसा में अब तक 31 पत्थरबाज और दूसरे आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आज जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनका नाम आमिर, मोहम्मद अली और फैजान है। पुलिस के मुताबिक इन तीनों आरोपियों से शुरुआती पूछताछ में हिंसा में शामिल करीब 50 और आरोपियों की पहचान हो गई। इससे पहले पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया उसका नाम फरहत है। फरहत पर आरोप है कि उसने अपने मोबाइल फोन से फेक वीडियो वायरल करके लोगों को हिंसा के लिए उकसाया। पकड़े गए आरोपियों के पास से तमंचे भी बरामद हुए हैं। पुलिस को आशंका है कि इन तमंचों से हिंसा वाले दिन फायरिंग की गई। ये देखिए वो तस्वीरें, जो लोग कह रहे थे ना कि मासूम लोग हैं, पत्थर चला रहे हैं तो क्या ही कर दिया, तमंचे मिल रहे हैं इन लोगों के पास। आप कितने मासूम लोगों को जानते हैं जो तमंचे लेकर चलते हैं? फॉरेंसिक टीम को जांच के दौरान हिंसा में बड़ी संख्या में इस्तेमाल की गई 31 गोलियों के खोखे मिले, माफ कीजिएगा 41 गोलियों के 41। जांच में पता चला है कि इनमें से 21 खोखे 12 बोर के तमंचे के हैं, 11 खोखे 32 बोर के तमंचे के हैं। इसके अलावा 315 बोर के 9 खाली कारतूस भी मिले। पुलिस ने संभल में हिंसा के दौरान पुलिस से लूटी गई रबर बुलेट और दूसरे हथियार भी बरामद किए। हथियारों की बरामदगी पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि ऐसा कौन सा वीडियो आया है संभल हिंसा को लेकर जो आपको देखना चाहिए। 24 नवंबर को जिस तरीके से हमला हुआ था, हिंसा हुई थी, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो बंदूक है, 3 तमंचे हैं, उसका पुलिस ने सीज किया है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रबर बुलेट्स थे जो लूटे गए थे वो यहाँ पर रखे गए हैं और इसके अलावा जो गोलियां थी उसको यहाँ पर पुलिस ने बरामद किया था। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो हथियार हैं वो आपको नजर आएंगे कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल जो है वो उस दिन हिंसा में किया गया था। और अब देखिए यहाँ पर जो ये चीजें हैं इनको पुलिस ने सीज किया है। और अब देखिए, अच्छा एक बात बताइए, ये क्या है? ये रबर बुलेट है। ये रबर बुलेट है, ये पुलिस से लूटा गया था क्या? जी जी, पुलिस से लूटा गया। तीनों क्या तमंचे? ये तमंचे दंगाइयों से बरामद हुए हैं। और ये तीनों क्या है?
ये 12 बोर के कार्टेज हैं, ये ब्लैंक कार्टेज है, ये प्लास्टिक पैलेट्स हैं। लेकिन ऐसे तमंचे लेकर चलने वाले ऐसे पत्थरबाजों पर विपक्ष के लोग सवाल नहीं उठा रहे। पुलिस ने क्यों बंदूक लहराई, उससे उनको दिक्कत है। तो पुलिस क्या करे, आरती करे ऐसे लोगों की। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई, जिसको लेकर यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही कि इनकी मौत पुलिस की फायरिंग में हुई, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देकर पुलिस साफ कर चुकी है कि जो मौतें हुई वो तमंचे की गोली लगने से हुई या फिर दूसरी वजहों से। इस बीच हिंसा में मारे गए अयान नाम के युवक की मौत से पहले का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उसे हिंसा में घायल होने के बाद अस्पताल ले जाया जा रहा है। जब उससे घायल होने की वजह पूछी गई तो उसने कहा कि गिरने की वजह से चोट लगी। आप खुद सुनिए। क्या नाम है तेरा? हैं? अयान। कैसे लग गई? गिर गया था, लग गई। हैं? गिर गया था भाई। अच्छा। अयान खुद कह रहा है कि गिर गया, चोट लग गई। और आप देख रहे हैं कैसे झूठा नैरेटिव बनाया जाता है। एक तरफ 24 नवंबर को संभल में भड़की हिंसा में साजिश का भंडाफोड़ हो रहा है, दूसरी तरफ कल जामा मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट होनी है और कल जुमे की नमाज भी। पुलिस नहीं चाहती कि संभल में जुमे के दौरान किसी तरह का बवाल हो, इसलिए संभल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम पहले से कर दिए गए। संभल में जामा मस्जिद के आसपास ड्रोन कैमरों की मदद से लगातार नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही मस्जिद से लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है कि जुमे की नमाज अपने घर के पास की मस्जिद में पढ़ लीजिए। लोगों से शाही जामा मस्जिद में भीड़ न लगाने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है। सुनिए वहां कैसी अनाउंसमेंट चल रही है। और हर तरह की नमाज होगी और होती रहेगी इंशाअल्लाह, कयामत तक होती रहेगी। इस तरह की कोई बात नहीं है। क्योंकि अफवाह पर ध्यान न दें, भूल न लगाएं, बिल्कुल और शहर में। इसके अलावा मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों में सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए ताकि वहां से गुजर रहे लोगों पर नजदीक से नजर रखी जा सके। संभल में जुमे की नमाज के लिए क्या तैयारियां हैं, जरा हमारे सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे शाही जामा मस्जिद है, उसके पीछे का ये रास्ता है और इन्हीं रास्तों पे तीनों तरफ से, जो सामने रास्ता आपको नजर आ रहा है और बीच में रास्ता है और पीछे रास्ता है, इन तीनों रास्तों पे ही जो पत्थरबाज है वो इकट्ठा हो गए थे और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ताबड़तोड़ पत्थरबाजी की। इसके अलावा यहाँ पे जो गाड़ियां थी उनको आग के हवाले कर दिया और यहाँ पर जो पुलिस है उसके साथ भी बदसलूकी की, मारपीट की और उसके बाद पुलिस पे भी पत्थर बरसाए। लेकिन कल जिस तरीके से एक बार फिर जुमे की नमाज होनी है, उसको लेकर प्रशासन अपनी तैयारियां जो है वो मुकम्मल करने में लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको इंस्टॉल किया जा रहा है ताकि हर चीजों को मॉनिटर किया जा सके। जो लोग यहाँ पे आएंगे कल नमाज पढ़ने के लिए, उनको यहाँ पर जो है मॉनिटर किया जाएगा, देखा जाएगा। जो भीड़ यहाँ पे जिसका कयास लगाया जा रहा है कि इकट्ठा हो सकती है कल, उसको मॉनिटर किया जाएगा। इसके अलावा जो तमाम रास्ते हैं जो शाही जामा मस्जिद की तरफ जाती हैं, वहां पे जो हेवी फोर्स है उनको डिप्लॉय किया गया है। संभल में कल किसी तरह का बवाल ना हो, इसके लिए आज प्रशासन ने उलेमाओं के साथ बैठक भी। लोगों को अपनी मौजूदगी का भरोसा दिलाने के लिए पुलिस ने मस्जिद के आसपास के इलाके में फ्लैग मार्च भी किया। पुलिस ने साफ कर दिया है कि अगर किसी ने हंगामा करने की कोशिश की तो भैया छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। उपद्रवियों के लिए मुरादाबाद के पुलिस कमिश्नर के वार्निंग को भी सुन लीजिए एक बार। किसी को कोई हंगामा नहीं करने देंगे और कोई भी अगर उपद्रव करने की कोशिश करेगा उससे बहुत सख्ती से निपटेंगे। एकदम संदेश स्पष्ट है। पहली बार लोगों के बातचीत पर, लोगों के विश्वास के आधार पर हमने कोशिश की कि लोगों को बातचीत से ही वहां से हटाया जा सके, लेकिन अब जो होगा वो जानबूझकर होगा और अगर जानबूझकर कोई करेगा तो उसके साथ हम सख्ती से डील करेंगे। बॉस, ये योगी की पुलिस है, जो बोलती है वो करती है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो करना है, फिर चाहे नेता कितना भी चिल्लाते रहें, अगर भीड़ गलत काम कर रही है तो भीड़ पे एक्शन होगा। योगी की पुलिस संभल हिंसा के गुनहगारों के पोस्टर भी लगा रही है ताकि उनकी गिरफ्तारी के बाद संभल हिंसा की साजिश का पर्दाफाश हो सके। लेकिन संभल हिंसा के पत्थरबाजों और दंगाइयों पर यह कार्रवाई उनके हमदर्दों को हजम नहीं हो रही। संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद और हिंसा के आरोपी नंबर 1 जियाउर रहमान ने हिंसा के आरोपियों के पोस्टर लगाने पर भी सवाल खड़े कर दिए। सुनिए उनको। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार
फ़ोटो चस्पा कर ही नहीं सकते ये, और अगर फ़ोटो चस्पा करेंगे तो इसका मतलब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को चैलेंज कर रहे हैं। फिर ये मैं वहीं जा कर के इनकी रिट दायर करूँगा। और जहाँ तक वसूलियाबी की बात है, वसूलियाबी उन लोगों से होनी चाहिए जिन्होंने इस संभल को आग में झोंका है, और संभल में आग में झोंकने का काम सीधा सीधा पुलिस प्रशासन का है। और इस चीज़ को मैं जो कह रहा हूँ वो किसी बुनियाद और आधार पर ही कह रहा हूँ। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ गई है। संभल की मस्जिद के सर्वे का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मस्जिद कमेटी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है। सर्वे के आदेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले पर सुनवाई होगी कहा जा रहा है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना खुद इस मामले की सुनवाई करेंगे। संभल मस्जिद विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो पहले भी यही काम करना था ना। पहले जो है दिक्कत दूसरी तरीके की, अब मामला सुप्रीम कोर्ट जा रहा है। संभल की जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट तो कल कोर्ट में पेश हो जाएगी। यहां याचिकाकर्ता ने हरिहर मंदिर होने का दावा किया है। इस बीच अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में भी शिव मंदिर होने का दावा ठोक दिया गया है। हिंदू सेना के इस दावे वाली याचिका पर कोर्ट में 20 दिसंबर को अगली सुनवाई भी तय हो चुकी है। लेकिन समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी ने सुनवाई से पहले ही जज पर सवाल उठा दिए। आप सोचिए इन लोगों का फ्रस्ट्रेशन लेवल। पहले इन लोगों को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा याचिकाकर्ता ने अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के कौन से सबूत कोर्ट में पेश किए जिससे सपा और ओवैसी भी परेशान हो गए। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? लोअर कोर्ट आखिर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है। इस तरह के जजेस भी, छोटे छोटे जजेस बैठे हुए हैं जो इस देश में आग लगवाना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है। अजमेर शरीफ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वयं चद्दर भिजवाते हैं, सारे देश के लोग, दुनिया भर के लोग आते हैं वहाँ। अब उसको विवादों में डालना बहुत ही घृणित और ओछी मानसिकता का प्रतीक है। और ये यही नहीं, ये सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी समर्थित लोग कुछ भी कर सकते हैं। देश में आग लग जाए इनसे कोई मतलब नहीं, सत्ता में बने रहें बस। रामगोपाल यादव और ओवैसी भड़क रहे हैं कि हर मस्जिद और दरगाह में कुछ लोग मंदिर खोज रहे हैं। ओवैसी और रामगोपाल जैसे नेता ये भूल जाते हैं कि ये जो भी सर्वे हो रहे हैं वो कानूनी तरीके से हो रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। इन लोगों को वक्फ बोर्ड नहीं दिखाई देता। वो तो जहां मर्जी आए उस जमीन पर अपना दावा ठोक देता है। भाई वक्फ बोर्ड पर इन लोगों के मुंह में ताला लग जाता है। आपको वाराणसी का हाल का केस दिखाता हूं। वाराणसी के 115 साल पुराने उदय प्रताप कॉलेज पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया है। वक्फ बोर्ड ने उदय प्रताप कॉलेज की जमीन पर मालिकाना हक जताते हुए नोटिस जारी कर दिया। इस कॉलेज की स्थापना महाराजा राजशीर सिंह ने 1909 में की थी। यह कॉलेज 100 एकड़ में फैला हुआ है। वक्फ बोर्ड की इस हरकत पर ओवैसी और रामगोपाल यादव से कुछ नहीं बोलते बन रहा कि भाई 100 साल से वहां पर है, अब वक्फ क्यों दावा ठोक रहा है? वक्फ का जहां मन करेगा वो दावा ठोक सकता है। लेकिन हिंदू कोई जो है वो अदालत भी नहीं जाना चाहिए किसी दरगाह, किसी मस्जिद के बारे में बोलने के लिए कि वहां मंदिर हो सकता है। वो सर्वे के लिए भी नहीं बोले। ये तो जहां मन वहां बोल दे भाई कि है हमारी जमीन। जब कानूनी तरीके से किसी मस्जिद या दरगाह के मंदिर होने की लड़ाई लड़ी जाती है तब ये लोग परेशान होते हैं। जहां तक अजमेर दरगाह के शिव मंदिर होने की दावे की बात है तो कोर्ट में जो याचिका लगाई गई उसमें कई सबूतों और किताबों का हवाला दिया गया। जैसे एक रिटायर्ड जज हरबिलास सारदा की साल 1911 में लिखी किताब अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव का हवाला दिया गया है और अजमेर दरगाह को शिव मंदिर साबित करने के 3 आधार बताए गए। पहला यह कि दरवाजों की बनावट और नक्काशी किताब में बताया गया है कि दरगाह में मौजूद बुलंद दरवाजे की बनावट हिंदू मंदिरों के दरवाजे की तरह है। नक्काशी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पहले हिंदू मंदिर रहा हो। दूसरा यह कि दरगाह का ऊपरी स्ट्रक्चर, किताब में बताया गया है कि दरगाह के ऊपरी स्ट्रक्चर में भी हिंदू मंदिरों के अवशेष जैसी चीजें दिखती हैं।
गुंबदों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी हिंदू मंदिर को तोड़कर दरगाह का निर्माण कराया गया। तीसरा पॉइंट है पानी और झरने। किताब में अजमेर दरगाह के अंदर पानी और झरना होने का जिक्र है। याचिकाकर्ता का दावा है कि जहां जहां शिव मंदिर है वहां पानी और झरने जरूर होते हैं। याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता के इन दावों पर कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी किया। सुनिए अपनी याचिका पर होने वाली सुनवाई पर याचिकाकर्ता ने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा मुस्लिम धर्मगुरुओं ने याचिका के विरोध में क्या कहा है। जो अजमेर दरगाह है वो भगवान शंकर का, महादेव का मंदिर है, संकट मोचन महादेव मंदिर है और उसके सभी साक्ष्य हमने माननीय कोर्ट को रखे और कोर्ट ने हमारी बात बड़ी गंभीरता से सुनी। हमसे भी सवाल जवाब हुए और उन्होंने बाद में चाहा कानून अनुसार कि ये केस चलने योग्य है, हमारी याचिका स्वीकार करी है और सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। ऐसा है इसमें जिनको नोटिस किया गया, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय है, दूसरा आर्कोलॉजी जो विभाग है ASI उसको नोटिस जारी हो और तीसरा जो अजमेर दरगाह कमेटी है उनको नोटिस गया है। ये न्यायिक प्रक्रिया के अलावा मैं इसमें अपनी बात अलग रखना चाहूंगा कि जो एक नई परिपाटी डाल दी गई है कि हर शख्स उठ के आ रहा है और हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों पे और दरगाहों पे ये क्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पर मंदिर थे। ये परिपाटी समाज के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। आज हिंदुस्तान ग्लोबल ताकत बनने जा रहा है और आज भी हम लोग मंदिर मस्जिद को ढूंढते फिरेंगे तो ये उचित नहीं है। और जहाँ तक अजमेर शरीफ की बारगाह का सवाल है, यहाँ का इतिहास कुछ 100-150 साल का नहीं है। अजमेर शरीफ की बारगाह का इतिहास 850 साल का इतिहास है। हर जगह इन्हें जो है शिवलिंग और मंदिर नजर आता है। सदियों पुरानी मस्जिदों पे ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें देश हित में नहीं है, देश के हित में ये कतई तौर से नहीं है। हम देख रहे हैं क्या करना है, करेंगे और इंशाअल्लाह किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। देश के हित में यह नहीं है कि किसी जगह को लेकर मामला कोर्ट में जाए, ये कहते हुए कि वहां मंदिर हो सकता है, लेकिन देश के हित में इनको यह जरूर लगता है कि वक्फ जहां पर चाहे वहां दावा ठोक। किसी मस्जिद को लेकर कोई दावा नहीं होना चाहिए, लेकिन इनका बस चले तो ये संसद को कह दें कि भाई वक्फ की प्रॉपर्टी है। ये किसी 1400 या 1500 1700 साल पुराने मंदिर को कह दें कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, किसी पूरे गांव को कह दें कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, किसी के घर को कह दें वक्फ की प्रॉपर्टी है, वो उससे कोई दिक्कत नहीं होती, इससे दिक्कत हो जाती है। बॉस इसलिए मैं कहता हूं ये वर्शिप एक्ट और वक्फ बोर्ड दोनों साथ में नहीं हो सकते। या तो आप वर्शिप एक्ट हटा दीजिए, कहिए कि भाई जैसे वक्फ दावा ठोकता है वैसे ही हिंदू भी जो है वो अदालत हर मंदिर के लिए जा सकते हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि भाई हिंदू हर मंदिर पे नहीं बोल सकता, ना 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 ये अलाउड नहीं है, तो फिर आप वक्फ एक्ट हटाइए, फिर हर जमीन पे जो है वक्फ बोर्ड जो है वो दावा ठोक दे, ये भी नहीं होना चाहिए। तब जाकर सेक्युलरिज्म बचेगा इस देश में। नहीं तो एक को खुली छूट और दूसरा कुछ नहीं बोल सकता, ये चलेगा। और अभी तो कोर्ट को तय करना कि आगे करना क्या है। जो कानूनी लड़ाई लड़ना चाहता है उसे अधिकार है, इस अधिकार को कोई कैसे रोक सकता है। विरोध करने वाले चाहते हैं कि कोई कानूनी लड़ाई भी ना लड़े, वो कोई कब्जा तो कर ही नहीं सक रहा, सबूत दिखा रहा है, लेकिन अभी से हंगामा हो रहा है।